हेलो स्टूडेंट्स, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक जो कि है वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है और उस केस में अगर हमें उसके प्रेशर में वेरिएशन को चेक करना हो तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई मेंस के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जैसे हम कुछ प्रीवियस क्लासेस में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी वेसल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक वेसल है और अगर उस वेसल में हमने एक लिक्विड फिल किया हुआ है, अगर उस वेसल के अंदर हमने कोई भी लिक्विड फिल किया है, तो आप जानते हो कि जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड के किसी एक पॉइंट के ऊपर यहां से h हाइट से हम प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डेप्थ की वजह से जो प्रेशर होता है दैट इज योर P इज इक्वल्स टू, अगर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है तो आप कह सकते हो P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच। तो ये चीजें हम यहां पे पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रेशर की वेरिएशन है वो एक्सेलरेटेड फ्लूइड में कैसी होती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो आपके पास ये आपने वेसल ले रखा है, इसके अंदर जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड एक्सेलरेट कर सकता है। अब एक्सेलरेट करने का जो मतलब है वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, चाहे वो इस डायरेक्शन में करे, यानी कि वो आपके पास इस डायरेक्शन में जाए, या फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, या चाहे वो आपके पास इस तरीके से पीछे की डायरेक्शन में जाए। तो चार डायरेक्शन से यहाँ पे केस हमारे बन सकते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी और हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम चारों केसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट केस यहां से बनेगा, वो क्या बनेगा कि हम यहां से जो भी प्रेशर स्टडी करेंगे, वो हम स्टैटिक फ्लूइड के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? स्टैटिक फ्लूइड के लिए प्रेशर स्टडी करेंगे। तो स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या है? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फ्लूइड तो एक्सेलरेटेड है, तो स्टैटिक कैसे हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके पास ये एक कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपने लिक्विड को फिल किया है, अगर आप इसी कंटेनर को लेकर आप मान लीजिए आप किसी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, ठीक है, इसी कंटेनर को लेकर आप किसी गाड़ी के अंदर अगर बैठ जाओ, तो ये कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड फिल है, अगर वो गाड़ी के अंदर मैं रख दूं, तो अगर गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मान लो अगर कोई कार जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो ऑब्वियसली ये कंटेनर या जो वेसल है वो भी एक्सेलरेट करेगा और इसके अंदर वाला जो लिक्विड है वो भी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो यहां स्टैटिक फ्लूइड का ये मतलब नहीं है कि आपका जो लिक्विड है और जो आपका कंटेनर है, ठीक है, उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन जो है बेटा, रिलेटिव मोशन है वो नहीं हो रहा होगा। मतलब लिक्विड और कंटेनर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। यहां पे ये चीज आपको याद रखनी है। हमने सिर्फ क्या माना है कि आपके पास कोई व्हीकल है जिसके ऊपर आपने जो कंटेनर उसको रखा, उसके अंदर फ्लूइड है, वो भी उसके साथ क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। इन दोनों के बीच में, वेसल या कंटेनर और लिक्विड के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन यहां पे देखने को हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसे स्टैटिक फ्लूइड का केस मानकर चलेंगे। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसका जो फर्स्ट केस है वो हम स्टडी करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। इसका जो फर्स्ट केस है वो हम स्टडी करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन करें तो उस केस में हमें किस तरीके से जो प्रेशर है वो हमें मिलेगा, वो हम अभी इसको स्टडी करते हैं। तो अब अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। अब ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए हैं कि आपके पास कोई रिलेटिव मोशन नहीं रखना है कंटेनर के और लिक्विड के बीच में। ठीक है, हम सिर्फ इसी अपने पास कंटेनर को उठाकर किसी व्हीकल के ऊपर रखेंगे या किसी गाड़ी के ऊपर, और वहां से एक्सेलरेशन अगर गाड़ी की हो रही है तो ऑब्वियसली कंटेनर की भी एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए फर्स्ट केस में मान लीजिए कि फर्स्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे वो हम वर्टिकल मोशन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? वर्टिकल मोशन के लिए करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्टिकल मोशन में कैसे हम बात कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है,
इस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल है, इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड फिल है, और अगर मान लो अगर आपके पास ये कंटेनर है जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते थे लिफ्ट वाले केसेस, तो मान लो अगर आप किसी लिफ्ट में चले जाते हो तो लिफ्ट में जाने पर अगर आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको पता है कि जो न्यूटन के लॉज हैं, ठीक है, एक बात आपको याद होगी कि जो न्यूटन के लॉज होते हैं वो सिर्फ उसी फ्रेम के लिए वैलिड होते हैं जहां पे आपके पास एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। मींस जहां पे आप इनर्शियल फ्रेम की बात करते हो। किसकी बात करते हो, इनर्शियल फ्रेम की बात करते हो। इनर्शियल फ्रेम मतलब जो भी चीज आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व करते हो, जो भी चीज आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्व करते हो। तो न्यूटन्स के सारे लॉज जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम के लिए जो है वो वैलिड होते हैं, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम जब भी किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लिफ्ट में बैठा हूं, ठीक है, अगर लिफ्ट में मैं बैठा हूं और मैं भी लिफ्ट के साथ ऊपर को जा रहा हूं तो मेरी भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी उस लिफ्ट के साथ। इसका मतलब मैं वहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अगर मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है और वो लिफ्ट में बैठा है और मैं उसे बाहर से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं उसके मोशन को स्टडी कर रहा हूं या मैं ग्राउंड से उसको देख रहा हूं, तो वो मेरे पास एक इनर्शियल फ्रेम का केस बन जाएगा, क्योंकि उस केस में मैं अगर ग्राउंड पे हूं तो मेरी एक्सेलरेशन वहां पे जीरो हो जाएगी। तो वहां से मैं न्यूटन के सारे लॉज जो है आपके वैलिड हो जाते हैं। बट अगर मैं भी अपने फ्रेंड के साथ उस लिफ्ट के अंदर चला जाऊं, देखिए अगर तो मैं अपने फ्रेंड को बाहर की तरफ से देख रहा हूं, ग्राउंड से देख रहा हूं, तो मेरा फ्रेंड जब लिफ्ट में जाएगा तो वहां पे उसकी कुछ ना कुछ वहां से एक्सेलरेशन होगी, लेकिन मैं तो रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर मैं सेम उस लिफ्ट के अंदर चला जाऊं तो मेरा फ्रेंड मुझे रेस्ट पे लगेगा, जो कि ग्राउंड से देखने पर मुझे रेस्ट पे नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जब हम कभी भी फिजिक्स के अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम को स्टडी करते हैं, जब भी हम फिजिक्स में कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस से देखना चाहेंगे, तो न्यूटन्स के लॉज को वैलिड कराने के लिए हम वहां पे एक स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। स्यूडो फोर्स में क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगती है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक अपनी तरफ से फोर्स लगा देते हो, दैट इज योर स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स को हम एम ए से, यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक स्यूडो फोर्स एम ए लगा देते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा एक स्यूडो फोर्स वहां पे लगाते हैं। तो इतनी बात आपको यहां से याद रखनी है, क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो ये मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखो अब मान लो ये आपके पास क्या है, एक वेसल है, कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड है, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है। तो मान लो कि यहां से जो हमारे पास ये लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा बेटा, mg वेट लगेगा। इसका क्या लगेगा नीचे की तरफ, इसका mg वेट लगेगा, ठीक है। और आपको पता है कि इसके ऊपर वाले सरफेस से, इसके ऊपर वाले सरफेस से इस पे एक फोर्स लगेगी, दैट इज पी नॉट ए, ठीक है। पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और नीचे से जो यहां पे लिक्विड है वो भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस लिक्विड के ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगी और वो होगी आपके पास मान लीजिए पी ए, ठीक है। उसको आप क्या बोल सकते हो, पी ए फोर्स मान लो, ठीक है। तो ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स, और एक हो गया mg। और एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ हो रही है तो स्यूडो फोर्स जो है आपके पास बेटा वो कहां लगेगी, वो नीचे की तरफ लगेगी। दिस इज योर स्यूडो फोर्स, क्योंकि हम यहां पे जो मोशन को स्टडी कर रहे हैं वो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। जैसे मान लो आप इसी अगर कंटेनर को अगर मैं किसी गाड़ी में रख दूं, अगर इसी को मैं किसी गाड़ी में रख दूं बेटा, तो गाड़ी में रखने पर क्या होगा, आप यहां पे इस गाड़ी में इस वेसल के ऊपर बैठकर इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। आप इस गाड़ी में इस वेसल के ऊपर, मान लीजिए सपोज करो आप इस वेसल के साथ बैठे हो और आप इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप भी गाड़ी के साथ एक्सेलरेट हो रहे हो। तो जो ऑब्जर्वर है वो भी गाड़ी के साथ एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब इस केस में मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। मैं किस में आ गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। तो अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया हूं तो इसका मतलब आई हैव टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स। मुझे यहां पे स्यूडो फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहां पे स्यूडो फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है आपको बात, ठीक है। तो मैं अगर यहां बैठ के इस मोशन को ऑब्जर्व करूं तो मुझे यहां पे स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि मैंने एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ थी तो मुझे स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगानी पड़ी।
अब देखते हैं जरा इस पूरे रिलेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें जो है वो फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो देखिए, अब आपको इतनी बात पता है कि जब गाड़ी आगे को जा रही होगी तो ये जो फ्लूइड है इसके अंदर बेटा, वो फ्लूइड कैसा होगा बेटा, फ्लूइड तो अभी भी स्टैटिक है, फ्लूइड तो अभी भी रुका हुआ है, ठीक है, फ्लूइड तो अभी भी रुका, रुकने के लिए यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, रुकने के लिए मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है बेटा, ठीक है ना, लिक्विड रुकने के लिए क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको यहां पे क्या समझाया कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है, वो तो मैंने जस्ट गाड़ी की आपको एग्जांपल दी, बट हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हम इस केस में मोशन को ऊपर की तरफ स्टडी कर रहे हैं, मोशन को ऊपर की तरफ स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम यहां पे वर्टिकल केस पढ़ रहे हैं। तो वर्टिकल केस में क्या होगा कि मान लो कि अगर मैं इसी कंटेनर को एक लिफ्ट में बंद कर दूं और लिफ्ट में मैं भी लिफ्ट के अंदर खड़ा हो जाऊं, मैं भी मान लो लिफ्ट के अंदर खड़ा हो जाऊं, तो बेटा लिफ्ट के अंदर खड़े होने पर मुझे क्या लगेगा, देखिए लिफ्ट के अंदर खड़े होने पर मैं भी क्या किस फ्रेम में आ जाऊंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाऊंगा, मैं भी किस फ्रेम में आ जाऊंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो फिर से मेरे को क्या यहाँ पे लगानी पड़ेगी, सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो गाड़ी वाला केस था उसमें एक्सेलरेशन इस तरफ को होनी थी, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पे मैं लिफ्ट वाली बात कर रहा हूँ, तो लिफ्ट वाली में भी मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो मेरी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ। तो लेकिन लिक्विड क्या अपनी जगह से हिलेगा क्या, ठीक है, लिक्विड तो नहीं हिलेगा, लिक्विड तो अभी भी स्टैटिक ही है, वो तो रुका हुआ है, वो ना तो ऊपर को जाएगा ना तो नीचे को जाएगा। तो स्टैटिक कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, तो सारी फोर्सेस शुड बी इक्वल, ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें हम फोर्सेस को कैसे कैसे यहाँ पे लगाएंगे। तो फोर्सेस आपकी बैलेंस हो जाएंगी, तो यानी कि ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्सेस लग रही है वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए नीचे की तरफ लग रही है पी नॉट ए प्लस एम जी प्लस एम ए, ऊपर की तरफ लग रही है पी ए, ऊपर की तरफ क्या लग रही है, पी ए लग रही है, ठीक है। अब अगर हम यहां से क्या करें, अगर मुझे प्रेशर, मान लो मुझे प्रेशर चेक करना है, मान लो किसी एक इस पॉइंट पर प्रेशर चेक करना है, मान लो यहाँ पे किसी डेप्थ पे इस पी पॉइंट पे मुझे ये पी प्रेशर जो है वो चेक करना है, तो मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पी मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, और यहाँ से अगर मैं m कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, g प्लस ए, अंदर क्या बचेगा, g प्लस ए बच जाएगा आपके पास। अब हम यहाँ से अगर इस ये जो हमारे पास ये जो प्रेशर आपके पास लिखा हुआ है, अगर इस प्रेशर को मैं ऐसे लिख दूँ पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस, अगर यहाँ पे जो आपके पास जो m की वैल्यू आ रही है, अगर उसको मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिखूँ तो वो क्या आएगा, तो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम। तो मास कितना आता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, क्या लिख सकते हैं इसको, एरिया इंटू लेंथ। लेकिन यहाँ पे लेंथ तो नहीं माननी, हमने क्या माना है, उसकी हाइट माननी हुई है, h क्या मानी है उसकी, h हाइट माननी है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रो ए एच, तो हम लिख सकते हैं रो ए एच इंटू जी प्लस ए। तो देखो ए और ए तो कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो एच इंटू जी प्लस ए, रो एच इंटू जी प्लस ए। तो यहां पे जो हमें प्रेशर मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ किसी चीज का इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर में किसी चीज का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ जाने पर जो प्रेशर होगा आपका वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो मतलब आपका जो प्रेशर ऊपर की तरफ जाने पर वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो इसका यहां से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि ऊपर की तरफ जाने पे, जैसे हम लिफ्ट में अगर कभी हम बैठे होते हैं तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो वेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना, हमारा वेट क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें थोड़ा हल्का हल्का फील होता है, मतलब हमारा वेट वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये जो G प्लस ए आपके पास आया है, इस G प्लस ए को आप G इफेक्टिव भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, कई बार हम G इफेक्टिव भी लिख देते हैं बेटा, G इफेक्टिव, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से याद रखनी। तो फर्स्ट केस यहां से क्लियर है, ये रिलेशन आपको यहां से याद रखना है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे वर्टिकल केस का ही, लेकिन अगर मान लीजिए वर्टिकल केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन है, जैसे मान लीजिए आपके पास वही एक कंटेनर है जिसके अंदर जो आपके पास लिक्विड है वो फिल्ड है, लेकिन अभी इस केस में क्या है कि जो आपके पास लिक्विड फिल्ड है इसके अंदर, उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रही है। तो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो आपको पता है कि इसका वेट तो अभी भी नीचे की तरफ ही लगेगा, नीचे की तरफ वही प्रेशर PA होगा, ऊपर की तरफ वही प्रेशर यहाँ से नीचे की तरफ लगेगा P0A, नीचे की तरफ क्या लगेगा P0A लगेगा। लेकिन स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगी? स्यूडो फोर्स नीचे का एक्सेलरेशन, तो स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। दैट शुड बी योर MA, दैट शुड बी योर M into A। अब हम इसके लिए अभी फ्लूइड अगेन, अगर आप लिफ्ट में मान लो नीचे की तरफ जा रहे हो तो फ्लूइड तो अभी भी स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगा, फ्लूइड थोड़ी ना मूव करेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम फिर से क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जितनी फोर्सेज हैं उसको हम बैलेंस कर देंगे। तो आपके पास जो यहाँ से फोर्सेज आएंगी, पहले ऊपर वाली फोर्सेज कौन कौन सी लग रही हैं इसमें वो लिख लेते हैं, फिर नीचे वाली लिख लेते हैं। तो चलो नीचे वाली लिख लेते हैं PA प्लस P0A, उसके बाद प्लस MG। ये एक मिनट, ये PA की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ आएगी, है ना, PA की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। तो बेटा PA अगर ऊपर वाली फोर्स है, और कौन सी ऊपर वाली फोर्स MA है, और इस तरफ कौन सी नीचे वाली P0A है और प्लस MG है। ठीक है, तो ये आपके पास नीचे वाली फोर्सेज आ गई और ऊपर वाली फोर्सेज आ गई। अब हमें यहाँ से कौन सी वैल्यू निकालनी है? हमें यहाँ पे P प्रेशर जो है यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो P शुड बी और इक्वल्स टू PA अगर मैं लिख दूं बेटा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास P0A प्लस MG माइनस MA। सो दैट शुड बी और PA इज इक्वल्स टू P0A प्लस M अगर कॉमन ले लूँ तो G माइनस A। इसका मतलब है PA इज इक्वल्स टू P0A प्लस मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इंटू लेंथ, या फिर आप हाइट ले सकते हो G माइनस A। सो A से आप सर कैंसिल कर सकते हो, तो यू विल गेट P इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो G माइनस A इंटू H को चाहे आप आगे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, या तो आप यहाँ लिख लो। पिछले वाले केस में हमने यहाँ H लिखा था तो कोई इसमें ज़्यादा वो फर्क नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस केस में प्रेशर कैसा आएगा। अच्छा, इसको आप और क्या लिख सकते हो, G इफेक्टिव इंटू H। सो दिस इज योर G इफेक्टिव विच इज G माइनस A। सो इसका मतलब है कि जब आप नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है तो आपका प्रेशर घटेगा, आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा है, तो डिक्रीज होगा प्रेशर जब हम नीचे की तरफ एक्सेलरेट उसको करेंगे। तो ये थे वर्टिकल के हमने दो केसेस डिस्कस किए कि ऊपर की तरफ जाने पर और नीचे की तरफ जाने पर किस तरीके से आपके प्रेशर की वेरिएशन जो है वो होती है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। जल्दी से इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर एक्सेलरेटेड फ्लूइड का हॉरिजॉन्टल वाले केसेस। तो अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल के किसी केस में एक्सेलरेशन लग रही है तो उस केस में प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक इस तरीके से एक वेसल है और इसके अंदर लिक्विड अगर फिल्ड है और अगर आप इसी को एक्सेलरेट करवा रहे हो इस तरफ को, इसको समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और अगर किसी गाड़ी जो है उसके अंदर आपने इस वेसल को रखा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड है और अगर ये गाड़ी इधर को एक्सेलरेट कर रही है तो ऑब्वियसली वेसल भी एक्सेलरेट करेगा और अंदर वाला जो लिक्विड है वो भी एक्सेलरेट करेगा। इस मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए अगर मैं इस वेसल के ऊपर बैठ जाऊं या मान लो मैं इस गाड़ी में इस वेसल के साथ बैठ जाऊं तो मैं एक ऑब्जर्वर हूं, तो मतलब मैं किस फ्रेम में आ जाऊंगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाऊंगा, क्योंकि बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम में आने पर मेरी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मेरी कुछ एक्सेलरेशन होगी, मतलब मेरी एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब मैं कैसे फ्रेम में आ गया, मैं अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी एक्सेलरेशन लग रही है अगर वो इस तरफ को लग रही है तो स्यूडो फोर्स में हमेशा पीछे की तरफ लगाऊंगा। अब आपको पता है जब ये लिक्विड आगे की तरफ जाएगा तो आपको पता है कि जो लिक्विड है वो कुछ इस शेप में आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि अगर आप किसी ट्रक में बैठे हो और अगर उस ट्रक के अंदर एक पेंडुलम है तो अगर आप इस तरफ को मूव करोगे तो पेंडुलम ऑब्वियसली पीछे की तरफ जाएगा किसी एंगल से। ठीक है, किसी एंगल से पेंडुलम पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लिक्विड भी पीछे की तरफ इस शेप में टिल्ट हो जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। तो अगर मैं इसी के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं और इसके कंपोनेंट्स लेने की कोशिश करूं तो ये लिक्विड जो है बेटा वो कुछ इस शेप में आपके सामने आपको दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो ये लिक्विड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से शो हो जाएगा। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए।
ठीक है, तो अगर मैं यहां से इसको ऐसे बनाऊं और ये मेरे पास अगर लिक्विड है, तो बेटा क्या होगा कि यहां से पहली बात तो जो आप कभी भी फोर्स लेते हो बेटा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हो। मतलब जो भी नेट फोर्स आप लेते हो ना, देखो अगर आप कोई भी इस तरीके से जो फ्री लिक्विड का सरफेस होता है उससे जो लगने वाली जो प्रेशर की वजह से फोर्स होती है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। क्या लेते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। तो अब सरफेस ऐसा है फ्री सरफेस, तो जो नेट फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर ही लगेगी ऐसे। पहली बात तो आपको ये यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको बेटा? ठीक है ना। अब देखो, अब देखिए सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कॉलम लेना पड़ता है बेटा। क्या लेना पड़ता है? एक सिलेंड्रिकल कॉलम लेना पड़ता है। मान लीजिए इस सिलेंड्रिकल कॉलम का एरिया ऑफ सेक्शन इज ए। तो बेटा ये सिलेंड्रिकल कॉलम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे इतना हो, तभी भी तो लिक्विड की वजह से फोर्स इधर से और इधर से लगेगी इसके अंदर, बिल्कुल लगेगी भाई, है ना। तो अगर ये वाले एरिया ऑफ सेक्शन पे फोर्स लग रही है तो बेटा फोर्स कितनी होगी? तो मान लो ये पॉइंट आपका 2 है, ये पॉइंट आपका 1 है। देखो इसमें इतने लिक्विड कॉलम की वजह से फोर्स लगेगी इस पॉइंट पर, फोर्स नहीं सॉरी प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पर। तो इधर वाला प्रेशर बड़ा होगा क्योंकि लिक्विड कॉलम ज़्यादा है, इधर वाला प्रेशर कम होगा क्योंकि लिक्विड कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम। इधर इस तरफ को लिक्विड से लगने वाली फोर्स इज योर P2A एंड इस तरफ से लगने वाली फोर्स इज योर P1A बेटा। ठीक है, P2A एंड P1A। ठीक है, तो डायरेक्शन बना देते हैं इसकी इस तरफ से। अब अगर लिक्विड इस तरफ को एक्सलेट करे तो ऑब्वियसली सूडो फोर्स इस सिलेंड्रिकल कॉलम पर पीछे की तरफ लगेगी ऐसे। ठीक है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ को हो जाएगी। अच्छा, और हम यहां से क्या सीख सकते हैं बेटा? देखो अब मैं अगर फोर्सेस को यहाँ से दोनों फोर्सेस को अगर इक्वेट करूँ, बराबर करूँ एक दूसरे के, तो देखो पहले इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो आपको दिख रहा है एक तो P1A है प्लस बेटा योर MA है, और दूसरी तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज योर P2A। क्लियर है बात बेटा? प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए वी कैन राइट P2A माइनस P1A बेटा विच इज इक्वल्स टू योर MA। तो बेटा P2 और P1 जो है ये A इसमें से कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P2 माइनस P1। A आप बाहर ले लीजिए, यहाँ से मास की जगह आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो। वॉल्यूम को एरिया इंटू सॉरी हमने इसमें लेंथ मानी है ना, ठीक है ना, तो L आपके पास आ जाएगा। ये देखो इसकी जो लेंथ है ना लिक्विड कॉलम की वो L मान लेना, जो आपने सिलेंड्रिकल कॉलम लिया है उसकी लेंथ हम L मान लेना। ठीक है, ये आ जाएगा A एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा देखो A से A तो कट गया, then you will get what is the pressure difference is P2 minus P1 which is equals to rho LA. So this is the pressure difference बेटा। P2 minus P1 के बीच में अगर आप इस तरफ को एक्सेलरेट कर रहे हो तो प्रेशर डिफरेंस इतना आएगा, रो LA का प्रेशर डिफरेंस आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो लिक्विड कॉलम क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि लिक्विड कॉलम इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रेशर हर जगह सेम नहीं है, क्योंकि ये देखो इस तरफ को लिक्विड कॉलम ज़्यादा है, इस तरफ लिक्विड कॉलम नहीं है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो इसको। ठीक है, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है जेई मेंस या नीट में कि बेटा आपका ये वाला एंगल कितना है, थीटा, जो आप मान लो थीटा एंगल है ना कोई, कि लिक्विड जब वो अगर इस तरफ को एक्सेलरेट कर रहा है तो कितने एंगल पे वो टिल्ट है हॉरिजॉन्टल लेवल से। तो ये थीटा एंगल आप कैसे निकालोगे वो देखते हैं। तो देखो सिंपली आपको यहाँ से एक चीज़ तो ऑब्जर्व हो रही है बेटा कि अगर आप यहाँ पे इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर h है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर h है, तो बेटा थीटा हो जाएगा h/L। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन बेटा यू कैन राइट की tan थीटा इज इक्वल्स टू योर h/L, tan थीटा इज इक्वल्स टू योर h/L। तो बेटा अगर ये h/L है तो ये एक पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो आपके पास h की वैल्यू नहीं दे रखी है तो उस केस में tan थीटा की एक और वैल्यू आपको याद रखनी है। वो हम कैसे निकालते हैं? देखिए इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखो, जो आपके पास P2 पॉइंट है, इस P2 पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर कितना है? तो आप देखिए ध्यान से देखना, P2 पॉइंट पर लगने वाला जो बेटा प्रेशर है वो है इस लिक्विड कॉलम की वजह से, सो दैट इज योर
पी नॉट, देखो पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है इसके ऊपर यहाँ से, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, और यहाँ पर P1 पे प्रेशर कितना लग रहा है, देखो P1 पे सिर्फ P नॉट प्रेशर ही लग रहा है क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो सिर्फ P नॉट प्रेशर, सो P1 इज इक्वल्स टू P नॉट। बेटा अगर यहाँ से मैं P नॉट P2 माइनस P1 का डिफरेंस निकालो, P नॉट P1 विल कैंसिल ईच अदर, देन यू विल गेट P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। बेटा ये भी P2 माइनस P1 था, ये भी P2 माइनस P1 था, अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, रो जी एच, दिस रो जी एच शुड बी इक्वल टू रो एल ए। तो बेटा रो से रो कट गया, अगर मैं यहाँ से h बाय एल की वैल्यू निकालूं बेटा तो h बाय एल क्या आ जाएगा आपके पास, h बाय एल इज इक्वल्स टू, देखो l नीचे गया तो g यहाँ जाएगा, तो a बाय g आ जाएगा। बेटा h बाय एल किसके बराबर था, tan थीटा, सो यू कैन ऑल्सो राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय g। सो दिस इज द सेकेंड रिजल्ट, यानी कि दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये वैल्यू और ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है बेटा। तो यहाँ से मैंने tan थीटा की दो वैल्यूज निकाली, अगर किसी क्वेश्चन में h नहीं दे रखा है तो आप इस तरीके से भी a बाई जी लगाकर भी इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया कि आपके पास एक्सेलरेशन इस तरफ को हो रही है, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन इस तरफ को होती तो स्यूडो फोर्स इस तरफ को लगती, और उस केस में प्रेशर का जो डिफरेंस है, ये आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता, वो आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। आप फोर्सेस को बैलेंस कीजिए और उसको ट्राई करना कि क्या है आपके पास यहाँ से रिजल्ट आएगा, देखो ठीक है ना। देखो एक्सेलरेशन इधर को अभी हो रही है, अगर एक्सेलरेशन इधर को होती तो स्यूडो फोर्स इधर को लगती, ठीक है। सेम ऐसे सॉल्व होगा बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये था आपके पास वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सेलरेटेड फ्लूइड। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये क्लास जो है वो आज यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस चैनल को शेयर करना। थैंक यू सो मच।